शाम का वक्त था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अंधेरा जल्दी छा गया था। पहाड़ियों के बीच बसी वो पुरानी हवेली बिल्कुल वीरान लग रही थी। लेकिन आज वहां कोई आने वाला था। उस हवेली का नाम था वर्मा हवेली, और वो 80 सालों से एक रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी थी। हवेली में कुल 7 दरवाजे थे। पहले 6 दरवाजे तो खुलते रहते थे, पर 7वां दरवाजा हमेशा बंद रहता था। इतना बंद कि उसमें लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थी। लोग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन माथुर नाम के एक नौजवान से। अर्जुन एक ट्रैवल ब्लॉगर था। पुरानी जगहों की कहानी जानना, तस्वीरें लेना और फिर उन्हें यूट्यूब पर डालना, यही उसका शौक था। जब उसे वर्मा हवेली के बारे में पता चला तो उसने सोच लिया, अब की बार ये हवेली ही एक्सप्लोर करूंगा। अर्जुन हवेली के मालिक दिग्विजय वर्मा का दूर का रिश्तेदार था। इसलिए जब उसने रहने की इजाजत मांगी तो दिग्विजय साहब ने कहा, रहने की इजाजत तो है, पर कुछ नियम है। 7वां दरवाजा मत खोलना। जो भी हो, उस दरवाजे से दूर रहना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा जी, मैं डरता नहीं, लेकिन आपकी बात मानूंगा। हवेली बहुत बड़ी थी। पुरानी लकड़ियों की महक, दीवारों पर फैले जाले और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। पहले दिन अर्जुन ने तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए और दरवाजों को गिना। पहला दरवाजा लाइब्रेरी, दूसरा पूजा का कमरा, तीसरा स्टोर रूम, चौथा गेस्ट रूम, 5वां बैठक, छठा संगीत कमरा और 7वां जंजीरों में बंद। रात के करीब 12 बजे थे। हवेली में सब सो चुके थे। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कैमरे में आज के फुटेज देख रहा था, तभी एक हल्की सी आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो। अर्जुन ने कान लगाए, आवाज फिर आई, और फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में घुसा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो उठा, टॉर्च और कैमरा लेकर बाहर निकला। वो धीरे धीरे चलते हुए हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां 7वां दरवाजा था। लेकिन जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। 7वां दरवाजा अब खुला हुआ था और जंजीरें जमीन पर टूटी पड़ी थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के अंदर धूल थी, पर दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे। एक बूढ़ी औरत की तस्वीर, आंखें लाल, चेहरा डरावना। नीचे कुछ लिखा था, मुक्ति के लिए 7, फिर विश्राम। अर्जुन समझ नहीं पाया। वो जैसे ही पलटा, पीछे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। अर्जुन चीखा, कौन है आप? औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो 80 साल से इंतजार कर रही थी। अब मैं आजाद हूं और 7 को ले जाऊंगी। ट्विस्ट ये था कि अगले दिन सुबह अर्जुन की रिकॉर्डिंग कैमरे में कुछ भी नहीं था। 7वां दरवाजा फिर से बंद था। कोई नहीं मानता कि वो खुला था, लेकिन उस दिन से हवेली में एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर माहौल और भी भारी हो गया था। अर्जुन की रात की वो भयानक मुलाकात उसके दिल में घर कर गई थी। वो बार बार सोचता रहा कि क्या वो सपना था या हकीकत। लेकिन 7वां दरवाजा खुला था, ये बात वो साफ साफ याद कर पा रहा था। और वो औरत, उसकी आंखें, वो आवाज, सब कुछ जैसे उसकी रगों में जम गया था।
सुबह होते ही अर्जुन अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा, लेकिन कैमरा तो चालू ही नहीं हुआ था। फुटेज गायब थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी रात की रिकॉर्डिंग मिटा दी हो। अर्जुन परेशान था। वो पूरे घर में सबको बताने गया कि रात को क्या हुआ, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। दिग्विजय वर्मा ने कहा, बेटा, इस हवेली में कई बार लोगों को भ्रम होता है। पुरानी हवेली है, दीवारों में आवाजें गूंजती हैं, नींद में सपना भी सच्चा लगता है। तू ज्यादा सोच मत। पर अर्जुन जानता था कि ये सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन शाम को हवेली का नौकर किशन अचानक गायब हो गया। सुबह तक जो आदमी खाना बनाकर गया था, वो दोपहर तक दिखाई नहीं दिया। अर्जुन को अजीब लगा। उसने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन किशन का कोई पता नहीं चला। शाम को जब सब लोग किशन को खोजने निकले, तो हवेली के पीछे वाले हिस्से में पुरानी कुएं के पास कुछ अजीब निशान मिले। जमीन पर पायल के निशान थे और खून के छींटे, जैसे किसी को घसीटते हुए ले जाया गया हो। दिग्विजय वर्मा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत सबको अंदर बुला लिया और कुएं के पास जाने से मना कर दिया। अर्जुन ने उनसे पूछा, चाचा जी, सच बताइए, ये सब क्या है? ये सिर्फ गायब होना नहीं है, यहां कुछ है, कोई है। दिग्विजय ने कहा, जो बात पिछले 80 सालों से दबी थी, वो अब बाहर आ गई है। तूने उस दरवाजे के पास गया था ना अर्जुन? उस दरवाजे को छेड़ा ना तूने? अर्जुन घबरा गया। मैंने सिर्फ देखा था, उसे खोला नहीं। जब मैं पहुंचा तो वो पहले से खुला था। दिग्विजय ने गहरी सांस ली और बोले, उस 7वें दरवाजे के पीछे एक आत्मा बंद थी। मेरी दादी ने बताया था कि एक औरत जिसका नाम रूपवती था, उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उस पर काले जादू का इल्जाम था। कहा गया कि वो लोगों को मारती थी, बच्चों की बलि देती थी, पर कोई सबूत नहीं था। फिर भी गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी हवेली में 7वें कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा हमेशा के लिए जंजीर में बंद कर दिया गया। उसकी आखिरी बात थी, मैं सातों को ले जाऊंगी, फिर आराम करूंगी। तब से वो दरवाजा कभी नहीं खोला गया। लेकिन अगर वो अब खुल गया है, तो 7 लोग मारे जाएंगे। किशन शायद पहला था। अर्जुन की रूह कांप गई। उसे अब सब समझ आने लगा था। रात होते ही हवेली में अजीब चीजें होने लगी। लाइटें झपकने लगी, दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। अर्जुन की रूम में कोई बार बार दस्तक देता, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं होता। खिड़कियों पर अचानक किसी के नाखून खुरचने की आवाजें आती। अर्जुन ने कमरे के शीशे पर कुछ लिखा हुआ देखा। 1 गया, 6 बाकी है। अर्जुन भागकर दिग्विजय के पास गया, लेकिन वो बेहोश पड़े थे। उनकी नाक से खून बह रहा था। अर्जुन ने उन्हें उठाया, पानी छिड़का और कुछ देर बाद दिग्विजय को होश आया। उन्होंने कहा, वो मुझे लेने आई थी, मैंने उसकी सच्चाई छिपाई थी, अब वो मुझे माफ नहीं करेगी। अर्जुन अब डरने के बजाय जानना चाहता था कि आखिर रूपवती को बंद क्यों किया गया था। क्या वो सच में एक डायन थी या उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया? अगले दिन अर्जुन ने हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी थी, जिस पर लिखा था, रूपवती की कहानी, दादी मां की जुबानी। अर्जुन ने वो डायरी पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, एक नया सच सामने आता गया। रूपवती कोई डायन नहीं थी। वो तो खुद उन बच्चों की मदद करती थी जिन पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश की जाती थी। गांव के जमींदार को डर था कि उसकी सच्चाई अगर सामने आई तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे।
इसलिए उसने रूपवती पर इल्जाम लगाया और सबको भड़काकर उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। उसका आखिरी शाप था, जिन्होंने मेरी मौत को चुपचाप देखा, एक दिन सबको साथ लेकर जाऊंगी। और अब एक एक करके 7 मौतों की गिनती शुरू हो चुकी थी। अर्जुन को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, रूपवती की आत्मा से बात करके सच का पर्दा उठाना। लेकिन वो कैसे होगा? क्या वो उसे माफ करेगी, या अगला नाम अर्जुन का ही है? और उसी रात हवेली के संगीत कमरे से अचानक हारमोनियम अपने आप बजने लगा और किसी की धीमी आवाज गूंजने लगी। दूसरा कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? अर्जुन की नींद आधी रात को टूटी। हारमोनियम की आवाज अब तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसी कमरे में बैठकर बार बार एक ही सुर बजा रहा हो। आवाज में दर्द था और एक अजीब बेचैनी भी। अर्जुन धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा अब जिज्ञासा थी। संगीत कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। बस हारमोनियम से आती धीमी रोशनी जैसी एक चमक फर्श पर बिखरी हुई लग रही थी। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हारमोनियम की आवाज रुक गई। कमरे के बीचों बीच बैठी एक परछाई थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और पीठ उसकी ओर। अर्जुन वहीं रुक गया। सांस थमी हुई थी उसकी। उस परछाई ने धीमे से कहा, तू जानना चाहता है ना, सच क्या है? अर्जुन की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, हां, मैं जानना चाहता हूं। क्या तुम्हें गलती से मारा गया था? परछाई धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें अब धधकती अंगारों जैसी दिख रही थी, लेकिन चेहरा उदास था। एक पल को अर्जुन का डर जैसे हवा हो गया। उस आत्मा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए था बदला, पर जिन लोगों ने चुपचाप मुझे मरते देखा, जो उस जुल्म में शामिल थे, वो सब आज तक चैन से जीते रहे, और मैं दीवारों के पीछे घुटती रही। अर्जुन ने पूछा, किशन का क्या कसूर था? वो तो बस एक नौकर था। रूपवती की आत्मा की आवाज कड़वी हो गई। वो नौकर ही तो था जिसने जमींदार को मेरे छुपने की जगह बताई थी, वो भी डर के मारे, लेकिन उसने मेरी मौत में साथ दिया था। अर्जुन अब समझ चुका था कि ये आत्मा सिर्फ अंधा बदला नहीं ले रही, वो सिर्फ उन लोगों को चुन रही है जो उस जुल्म में किसी ना किसी तरह शामिल थे। लेकिन अब सवाल यह था कि आगे कौन? अगले दिन हवेली में मौजूद एक और शख्स, रमेश, जो कि हवेली की देखरेख करता था, अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वो दीवारों से बातें कर रहा था, जमीन पर खुदाई करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे मजबूर किया गया था। लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वो पूरे हवेली में इधर उधर भाग रहा था। अचानक वो दौड़कर उसी कुएं के पास गया जहां किशन के खून के निशान मिले थे, और बिना कुछ सोचे उसमें कूद गया। हर कोई अवाक रह गया। दूसरी मौत। अर्जुन अब हर उस इंसान की तलाश में लग गया जो अतीत में हवेली से जुड़ा रहा हो। उसने दिग्विजय से डायरी के बाकी पन्ने मांगे। दिग्विजय अब बिस्तर पर थे, कमजोर और डरे हुए। उन्होंने कहा, उस वक्त मेरे दादाजी यहां थे। वो उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने रूपवती को जिंदा दीवारों में बंद किया था। मैं बच्चा था, लेकिन मैंने सब देखा था। मेरी आंखों के सामने वो दीवारें ईंट से भरी गई और उसके अंदर से उसकी चीखें आती रही, बहुत दिनों तक। अर्जुन को एक बात समझ आई, जो गवाह थे वो भी इस बदले का हिस्सा है। अब अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो रूपवती की आत्मा से दोबारा बात करेगा।
लेकिन इस बार उसे एक सवाल पूछना है। अगर सच को सामने लाया जाए तो क्या ये सब रुकेगा? अगली रात वो फिर उसी संगीत कक्ष में गया। हारमोनियम अब बंद था, पर कमरे में ठंड बहुत ज्यादा थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, रूपवती, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताना चाहता हूं। क्या तुम चाहोगी कि दुनिया जाने तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या ये तुम्हें सुकून देगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पल को अर्जुन को लगा कि शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर कमरे के कोने में रखे पुराने आईने पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा। वो वही पुराना वाक्य था, पर इस बार थोड़ा अलग। 3 गए, 4 बाकी, पर अगर न्याय मिल जाए तो 7 की गिनती अधूरी रह सकती है। अर्जुन अब जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसे रूपवती की कहानी सबके सामने लानी होगी। उस जमींदार की सच्चाई, उस झूठे आरोप और उस बेकसूर औरत की आखिरी चीखों को एक कहानी की शक्ल देनी होगी। लेकिन क्या सब मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन 4 बाकी नामों में कोई अब भी हवेली में मौजूद है? अर्जुन ने उसी रात अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। वो डायरी के पन्ने पढ़ने लगा, सबूत इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी एक पुरानी फोटो हाथ लगी, जिसमें रूपवती, किशन, रमेश और दिग्विजय वर्मा के दादा के साथ एक और इंसान था, अर्जुन की दादी का भाई विनोद। अर्जुन की रूह कांप गई। तो ये बदला सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं है, ये खून अब उसके अपने घर तक पहुंच चुका है। क्या अगला नाम अर्जुन के परिवार से होगा, या खुद अर्जुन? अर्जुन अब परेशान था। जिस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो हवेली तक पहुंचा था, अब वही सवाल उसकी अपनी जिंदगी में आंधियों की तरह उतर आया था। विनोद, उसकी मां का मामा, यानी अर्जुन का अपना रिश्तेदार, वो भी उस खौफनाक रात का हिस्सा था। उसने एक बार फिर उस पुरानी फोटो को देखा। 5 लोग, जिनमें से 3 अब तक मारे जा चुके थे, किशन, रमेश और विनोद। हां, विनोद की मौत कुछ महीने पहले हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन अब अर्जुन को शक होने लगा था। क्या वो वाकई हार्ट अटैक था? अर्जुन अब इस गिनती को साफ साफ समझ पा रहा था। आत्मा 7 की गिनती पूरी करना चाहती थी। 3 जा चुके थे, 4 बाकी थे, और ये 4 अब सिर्फ हवेली में नहीं, उसके अपने परिवार, अपने अतीत से जुड़े लोग भी थे। उसने अपनी मां से विनोद के बारे में पूछा। मां थोड़ी घबरा गई। क्यों पूछ रहे हो? इतने सालों बाद अब उसका क्या जिक्र करना? मां, क्या वो कभी हवेली गया था? अर्जुन ने सीधे पूछा। मां ने बहुत धीरे से कहा, हां, तुम्हारे नाना जी के साथ एक बार गया था। तब कुछ गड़बड़ हो गई थी। लौटने के बाद कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन कई सालों तक रातों में चिल्ला चिल्ला कर उठ जाता था। अर्जुन का शक पक्का हो गया। अब वो डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा था। उसे रूपवती की आत्मा से बात करनी थी, पर इस बार न सवाल पूछने के लिए, बल्कि उसे रोकने के लिए। अगली रात उसने फिर उसी कमरे में कदम रखा जहां हारमोनियम रखा था, लेकिन इस बार कमरा वैसा नहीं था। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। हवा में सर्दी नहीं, एक अजीब सन्नाटा था। हारमोनियम टूटा पड़ा था, उसके सारे सुर बिखरे हुए थे। अर्जुन ने आवाज लगाई, रूपवती, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने सब पढ़ा है, समझा है, लेकिन बदला अब सब खत्म कर देगा। तुम्हारी आत्मा को चैन चाहिए तो सच को सामने लाना होगा, न कि खून से दागना होगा। कमरे के कोने में धुआं सा उठने लगा। एक आवाज गूंजने लगी, सच। तब किसे चाहिए था अर्जुन, जब सबने मेरी चीखें अनसुनी की थी?
जब मुझे जिंदा दीवारों में बंद किया गया था। तब अर्जुन अब थोड़ा पास आया। अब वक्त बदल गया है। अब तुम्हारी कहानी छुपी नहीं रहेगी। मैं उसे सबके सामने लाऊंगा। लेकिन तुम भी रुक जाओ। तुम्हारी गिनती में अब बेगुनाह शामिल हो सकते हैं। रूपवती की आत्मा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, एक वादा करो अर्जुन। अगर तुम मेरा सच सबके सामने नहीं ला पाए तो आखिरी 4 की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अर्जुन ने गर्दन झुका दी। मैं वादा करता हूं, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। बस कुछ दिन। रूपवती की आत्मा फिर गायब हो गई, लेकिन कमरे में एक अजीब गर्माहट फैल गई थी। अर्जुन जान गया था, उसे कुछ दिन मिल गए हैं। अब उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। उस हवेली का हर कोना रिकॉर्ड किया, रूपवती की कहानी लिखी और पुराने जमींदार के कुकर्मों की फाइलें खोज निकाली। गांव के कुछ बूढ़ों से बातें की, जिन्होंने देखा था कि कैसे एक शरीफ लड़की पर जुल्म हुआ था। पर ठीक उसी दौरान एक और आदमी, महेश, जो जमींदार के वकील का बेटा था, जो अब शहर में बड़ा अफसर था, वो अचानक लापता हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका फोन आखिरी बार हवेली के पास ट्रेस हुआ था। अर्जुन समझ गया, रूपवती ने उसे नहीं छोड़ा। चौथी मौत। अब सिर्फ 3 बाकी थे। अर्जुन की डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर इंटरनेट पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। लोग चौंक गए। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, रूपवती कौन थी और 7वां दरवाजा आखिर क्यों बंद था। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वक्त के खिलाफ दौड़ थी। अर्जुन ने एक रात तय की, वो उस 7वें दरवाजे को दोबारा खोलेगा। लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ होगा गांव का मुखिया, स्थानीय पत्रकार और एक रिकॉर्डिंग टीम। रात को सब जमा हुए हवेली के उस पुराने गलियारे में जहां 7वां दरवाजा था। सबके दिलों की धड़कनें तेज थी। अर्जुन ने चाबी घुमाई। दरवाजा चरर की आवाज से खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर नाखूनों के निशान, एक फटी साड़ी का टुकड़ा और कोने में बिखरे कुछ पुराने गहने और एक टूटी हुई बिंदी। और दीवार पर खून से लिखा था, तुमने देखा मुझे और चुप रहे। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हर कोई सन्न था। अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखा। अब दुनिया देखेगी ये सच्चाई। अब कोई चुप नहीं रहेगा। लेकिन तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी। एक जोर का झटका हुआ और सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अर्जुन को होश आया तो वो जमीन पर पड़ा था। बाकी सब लोग गायब थे। सिर्फ एक चीज रह गई थी, उसकी जेब में रखी डायरी, जिसमें अब एक और नाम जुड़ गया था, अर्जुन 5वां। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कमरे में जब होश आया तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वो जमीन पर अकेला पड़ा था और बाकी सब, पत्रकार, मुखिया, रिकॉर्डिंग टीम, सब जैसे हवा हो गए थे। उसने उठकर इधर उधर देखा, पुकारा, चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। जेब में रखी डायरी निकाली तो उसके हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, अर्जुन 5वां। नहीं, अर्जुन की सांस जैसे अटक गई। मैं मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। तो फिर? और तभी उसे समझ आया, आत्मा ने उसे मारा नहीं, बल्कि चेतावनी दी है। शायद इसलिए कि उसने रूपवती की सच्चाई दिखाने का वादा किया था। शायद ये उसका आखिरी मौका था। अर्जुन अब वापस शहर गया। उसने ट्रेलर को पूरा वीडियो में बदला। उस 7वें दरवाजे के भीतर का सच, दीवारों पर खून से लिखा संदेश, सब कुछ एडिट करके नेट पर डाल दिया। डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा
सातवां दरवाजा, सच जो छुपा रहा। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई। अखबारों में हेडलाइंस बनी, 80 साल पुरानी आत्मा का बदला, जमींदार की हवेली में अब भी बसती है एक रूह। लेकिन इसी के साथ अर्जुन को एक मेल मिला, अनजान आईडी से। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई अधूरी है अर्जुन, छठा नाम खोजो वरना छठा लाश बन जाएगा। अर्जुन घबरा गया। अब सिर्फ 2 बाकी थे, छठा और सातवां। उसे पता था कि आत्मा अब तेज हो गई है, उसे देर नहीं करनी चाहिए। उसने फिर पुरानी फाइलों में हाथ डाला, पुराने रजिस्टर खंगाले, और अंत में एक नाम मिला, प्रेमचंद भटनागर। वो उस जमींदार का घरेलू नौकर था। उसी की मदद से रूपवती को फंसाया गया था। केस के बाद वो शहर चला गया था और अब एक रिटायर्ड आदमी की तरह किसी कस्बे में रह रहा था। अर्जुन तुरंत उस कस्बे गया। जब वहां पहुंचा तो प्रेमचंद एक मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। वक्त ने उसे रौंद दिया था, लेकिन अर्जुन को देखते ही वो कांपने लगा। तुम उसी हवेली से आए हो ना? मेरी मौत मुझे याद दिलाने आया है क्या? अर्जुन चौंका। आपको कैसे पता कि? प्रेमचंद ने रोते हुए कहा, मैं जानता था एक दिन वो आएगी। सबकी बारी आई, मेरी भी आएगी। मैंने देखा था जब उसे जिंदा दीवार में बंद किया गया था, पर कुछ नहीं बोला। डर गया था, मैं डर गया था। अर्जुन ने कहा, अगर आप चाहे तो सब कुछ सबके सामने ला सकते हैं, शायद यही आपकी मुक्ति है। प्रेमचंद ने हामी भरी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और प्रेमचंद ने सब बताया। कैसे रूपवती को हवेली बुलाया गया, कैसे शराब पिलाकर बेहोश किया गया, कैसे जमींदार ने जबरदस्ती की और फिर उसके विरोध करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये वीडियो जैसे ही डाला गया, पूरी देश में भूचाल आ गया। केस दोबारा खोला गया। पुलिस ने हवेली को सील कर दिया। पुरानी दीवारों में से एक जगह खुदाई हुई और वहां से एक कंकाल निकला, एक औरत का, जिसकी उंगलियों में अब भी लाल रंग की बिंदी चिपकी हुई थी। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो गई, वो रूपवती ही थी। लेकिन अर्जुन की सांसें अब भी रुकी हुई थी, क्योंकि छठे का नाम तो प्रेमचंद था और अब उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पर आत्मा ने उसे मारा नहीं। कहीं अर्जुन के दिमाग में ख्याल आया, कहीं वो अब सातवें की तलाश में तो नहीं। उसी रात अर्जुन को फिर एक मेल आया, सातवां तू है अर्जुन। उसका दिल धड़कने लगा। मैं? क्यों? फिर अचानक उसके कमरे की लाइट चली गई, खिड़की खुली, ठंडी हवा आई और दीवार पर लिखा हुआ दिखा, तू चुप रहा जब तुझे सब पता चल गया था। तू अब भी वीडियो बना रहा था, मेरी आत्मा को बेच रहा था। सच्चाई के नाम पर अर्जुन अब पसीने में भीगा हुआ था। मैंने सबके सामने लाने की कोशिश की, मैंने कुछ छुपाया नहीं। दीवार की स्याही बहने लगी और एक और लाइन बन गई, कभी कभी सच्चाई को दिखाना भी सौदा होता है। तू भी दर्शक बन गया, मददगार नहीं। अर्जुन अब समझ चुका था, आत्मा सिर्फ उन लोगों से नहीं नाराज थी जिन्होंने जुल्म किया, बल्कि उनसे भी जो सब जानकर भी तमाशा देखते रहे, जो गवाह बनकर भी खामोश रहे। उस रात अर्जुन ने आखिरी वीडियो बनाया। कोई संगीत नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बस कैमरे के सामने बैठकर बोला, रूपवती, अगर मेरी चुप्पी ने तेरे दर्द को बढ़ाया तो मैं माफी चाहता हूं। अब मैं सच्चाई से नहीं भागूंगा, अब मैं तेरी आवाज बनूंगा, तेरे लिए इंसाफ लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर कैमरा बंद हुआ। अगले दिन वो वीडियो भी वायरल हुआ।
लेकिन अर्जुन अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकला। दरवाजा अंदर से बंद था। टेबल पर रखा था एक पेपर। 7वां दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उसके लाखों चाहने वाले, जो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए सच को देखने के आदी हो चुके थे, सदमे में थे। न्यूज चैनलों पर एक ही सवाल था, अर्जुन गया कहाँ? पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। अंदर से दरवाजा बंद था। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। खिड़कियां भी भीतर से लॉक थी। कमरे में सिर्फ एक कैमरा पड़ा था और टेबल पर एक नोट, 7वां दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। सीसीटीवी में आखिरी बार अर्जुन को रात 3:03 में अपने कमरे में जाते हुए देखा गया था। उसके बाद कोई आता जाता नहीं दिखा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसके लैपटॉप से एक वीडियो अपने आप अपलोड हो गया, बिना किसी इंसानी टच के। वीडियो का नाम था अंतिम दस्तावेज। लोग हैरान, चौंके, और देखते ही देखते वो वीडियो करोड़ों बार देखा गया। वीडियो में अर्जुन की आंखें थकी हुई थी, मगर चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो कैमरे के सामने बैठा था। उसने कहा, शायद जब आप ये देख रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा। मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, या क्या मुझ में अब जान बची है भी या नहीं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैंने अब वो देखा है जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। रूपती की आत्मा अब शांत है। उसने अपने 7 नाम पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसके जाने से पहले उसने मुझे सच्चाई की पूरी तस्वीर दिखाई। एक दर्द जो सिर्फ एक औरत का नहीं, बल्कि हर उस आवाज का था जो समाज ने दबा दी, मिटा दी और फिर उसका तमाशा बनाया। 7वां दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो एक प्रतीक था। हमारे भीतर के डर, चुप्पी और लालच का। रूपवती को मारा गया क्योंकि वो सच बोलना चाहती थी। उसे दफना दिया गया क्योंकि वो झूठ के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। और फिर हमारी पीढ़ी ने उसके दर्द को स्टोरी बना दिया, एंटरटेनमेंट बना दिया। मैंने भी यही किया, रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, वायरल किया। लेकिन उस रात जब वो मेरे कमरे में आई, मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं भी गुनहगार हूं। लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया क्योंकि मैंने अंत में उसकी पीड़ा को आवाज दी, उसकी कब्र खोली, दुनिया को बताया कि वो औरत डरपोक नहीं थी, वो बहादुर थी। अब मैं जा रहा हूं। कहां, कैसे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कभी हवेली के उस 7वें कमरे के पास से गुजरना, तो एक बार दरवाजा मत खटखटाना। वो अब बंद हो चुका है, हमेशा के लिए। वीडियो यही खत्म हो गया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। हैशटैग 7वां दरवाजा बंद है ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के पास एक परछाई देखी, एक नौजवान लड़के की, जो कैमरा लिए खड़ा रहता है, जैसे अब भी कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। हवेली को सरकार ने पूरी तरह सील कर दिया। गांव वाले अब भी उस रास्ते से नहीं गुजरते। लेकिन एक बात सबकी जुबान पर थी, अर्जुन मर नहीं गया। वो उस दरवाजे का हिस्सा बन गया है। वो अब उन आवाजों की रक्षा कर रहा है जो कभी दबा दी गई थी। और उस दरवाजे पर आज भी खून से लिखा दिखता है, मैं जिंदा हूं। जब तक तुम चुप हो, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी हैं, तो चैनल पर जाएं,
वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।